हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा बेस्ट 500 MCQ 2.0 सीरीज़ फॉर द डिफेंस एग्ज़ाम। जितने भी हमारे डिफेंस एग्ज़ाम CDS, CPF और FCAT और जितने भी हमारे डिफेंस एग्ज़ाम हैं NDA वगैरह सब चीज़ों में आपको ये हेल्प करेंगे। और ये आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 जो हमारे 10,000 MCQ कोर्स का पार्ट है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। आपको पता ही है, ये आप देख ही रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो मेरे से, तो ये आप बता सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप बताइए, studiiq.com और ऐप के ऊपर आप परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट विद द वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ कोल्ड ब्लडेड। मतलब इनमें से कोल्ड ब्लडेड जो है, जिनका जानवर का जो खून होता है ठंडा रहता है, वो कौन सा है। देखिए, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होते हैं दो तरीके के। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपना जो अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है होता है आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, क्लियर, वो आपका रेगुलेट नहीं कर पाते। कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये रेगुलेट नहीं कर पाते। और जैसी इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे अपना जो है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। और इसीलिए ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, डिफ़िकल्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के अंदर जो होते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। डिफ़िकल्ट होती है इनको सर्वाइवल के लिए। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, रेंगने वाले, और आपके फ़िश वगैरह हो गए, तो ये आपके होते हैं डेट इज़ कोल्ड ब्लडेड, क्लियर। डॉल्फिन की बात करें, शार्क, वेल और पोर्पोइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिश कौन सी है, वो है शार्क। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। अब इसके अलावा एक होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कर लेते हैं किसी भी कंडीशन में हो। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, हम कहीं पे भी हों तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर लेते हैं, तो डैट इज कॉल्ड, वी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्लियर। ये आपको याद रखना है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं ये हार्श कंडीशन के अंदर भी ये जो है रह जाते हैं, क्लियर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वार्म ब्लडेड में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैमल्स की बात करते हैं, क्लियर, मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आते हैं। बर्ड्स, पक्षी भी आपके क्या हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, कोल्ड ब्लडेड ये हैं, वार्म ब्लडेड ये हैं, ह्यूमन कैटेगरी वाले जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते, इनका चेंज होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होती ये पूछ रहा है। तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपका जो है बिल्कुल सही है जी। पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बर्थ रेट की बात करें बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट की बात करें वो कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो है। हाई रेट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, एक काम को करने में 10 बंदे लगे हुए हैं जहाँ पे आपको 5 बंदों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर जो होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 0 हो जाती है। तो ये भी आपका इंडिया में देखने को मिलता है। लो लेवल ऑफ एडल्ट लिटरेसी, बिल्कुल लिटरेसी रेट हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है, ये भी आपका सही है। हाई रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी कि हमारे पास जो है पूंजी जो है उच्च दर की है, ये गलत है पॉइंट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हाई रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे देखिए जी, ये सारे के सारे लो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है, पॉवर्टी सिचुएशन बहुत है, इनकम इनक्वालिटी बहुत है। इनकम इनक्वालिटी के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। गिनीज कॉफिशिएंट आपको याद रखना है, कुजनेट कर्व आपको याद रखना है, क्लियर, और लॉरेंस कर्व, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके इनकम इक्वालिटी के लिए बात करते हैं। एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, रिच रिसोर्सेज जो हैं आपके एग्जिस्टेंस है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है इनएडिक्वेट है, जो आपका पेपर में क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो है इनएडिक्वेसी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट भी प्लस सोशलिस्ट, यानी कि आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका डेट इज कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है आपका इनएडिक्वेट होता है, ये आपका आंसर था ऑप्शन में, क्लियर। चलिए जी, द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। पहली बात तो इमेज आपकी रेटिना के ऊपर बनती है, आंख में, और वो बनती कौन सी है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा
करेक्ट आंसर। ये इमेज जो होती है एक्चुअली क्या है कि ब्रेन में छपती है आपके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो जाती है, ऑप्टिक ट्रैक्ट को क्रॉस करती है और एट द एंड जो है ब्रेन में आपकी इमेज छप जाती है। और हमारी आइज़ की अगर मैं बात करता हूँ कि आइज़ के अंदर जो है हमारी आइज़ का जो हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन इजी है और सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेसफुल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड नहीं होता, ब्लड लेस होता है, इसीलिए हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं और हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं। क्लियर? आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आंखों का कलर जो होता है वो आइरिस के कारण होता है और आइरिस ही आपका आंखों के अंदर जो है कंट्रोल करता है आपकी जो है लाइट को जाने से। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रियल एंड इन्वर्टेड इज द राइट वन। सो हियर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्टेड बनती हैं आपकी, क्लियर, राइट साइड अप, दैट्स इट। क्लियर? चलिए जी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रॉइड्स और आपका कॉमेट्स? एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में डिफरेंस क्या होता है? क्षुद्र ग्रह और जो है आपका धूमकेतु में डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शन पे चलते हैं, फिर हम इसके जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। Asteroids are the small rocky planetoids, while the comets are formed of the frozen gases held together by the rocky and the metallic material। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये रॉकी प्लैनेटॉइड्स होते हैं, बिल्कुल क्लियर। और जो आपके कॉमेट्स होते हैं ये आपकी ठंडी गैसें होती हैं, बिल्कुल सही है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द जुपिटर एंड द मार्स, ये आपका पॉइंट सही है। बट जो कॉमेट्स होते हैं वो वीनस और मरकरी के बीच में, ये आपका फैब्रिकेट करी गई है स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। और कॉमेट्स आपके कहीं पे भी मिल जाएंगे बट ऐसा नहीं है कि वो वीनस और मार्स के बीच में, मरकरी के बीच में मिलेंगे। क्लियर? हाँ, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं। ये दूसरा गलत हो गया जी। कॉमेट्स शोज ए परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड डू नॉट, बिल्कुल सही है जी। जैसी कॉमेट जो है सन की तरफ आ रहा होता है वो पिघलता जाता है और पीछे एक चमकती जो है आपको टेल दिख रही होती है, ये आपका पॉइंट सही है। तो 1 एंड 3 बनेगा आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और जो कॉमेट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको हेलिस कॉमेट पूछा जाता है कि हेलिस कॉमेट जो है आपको कितने सालों बाद दिखता है? 76 सालों बाद दिखता है। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देखो कॉमेट्स की अगर हम बात करते हैं वो आइस, रॉक्स और हाइड्रोजन कार्बन के बने होते हैं। लेंथ 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होती हैं। हेजी क्लाउड्स होते हैं, टेल्स देखने को मिलती है नियर द सन, और ये देखने को मिलते हैं हमें मेनली आपको आउटर सोलर सिस्टम के अंदर। आउटर सोलर सिस्टम में आपकी एक बेल्ट है दैट इज कॉल्ड ऊरट्स क्लाउड और क्यूपर बेल्ट्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कॉमेट्स, और ये आपके आउटर सोलर सिस्टम में देखने को आपको मिलेंगे और ये पानी डिलीवर करते हैं अर्थ के ऊपर। एस्ट्रॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो रॉकी और मेटल्स हैं, बिल्कुल 5 मीटर से 1000 किलोमीटर की जो है लेंथ होती है। इनकी कोई टेल नहीं होती। पानी मतलब कहीं पे पानी देखने को आपको मिल जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को आपको मिलते हैं और ये जुपिटर के ऑर्बिट के इनसाइड जो है घूमते हैं। ये आपके मास एक्सटिंक्शन करते हैं अर्थ के ऊपर, बिल्कुल सही है ये। क्लियर? अब दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या हैं? दे आर द रेलिक्स ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम, बिल्कुल, मतलब ये प्रतिबिंब है वो जो आपके पहला सोलर सिस्टम था उसमें। ये जो है ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, सेफेरिकल शेप में नहीं होते और कोलाइडेड जो है ये अर्थ के ऊपर कोलाइड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों के, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड के, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला देखिए जी, जय समिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ। जय समिता किसका ओरिजिनल नेम है? जय समिता ओरिजिनल नेम है किसका? महाभारत का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। महाभारत लिखी किसने थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे लंबा एपिक महाकाव्य देखने को मिलता है। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया था और ये किसने किया था? बदौनी ने चेंज किया था, जिसका जो नाम रखा गया था रज़मनामा रखा गया था। रज़मनामा रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। पंचतंत्र की बात करते हैं तो विष्णु शर्मा ने लिखा है ये, विष्णु शर्मा। भगवत गीता की अगर हम बात करते हैं तो भगवत गीता इज़ द पार्ट ऑफ द महाभारत। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा गया था, किसने किया था? चार्ल्स विल्किन ने किया था। चार्ल्स विल्किन ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। रामायणा की अगर हम बात करते हैं तो रामायणा जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? साउथ के अंदर तमिल रामायण जो लिखी है वो कंबन ने लिखी है। और अगर मैं बात करता हूँ रामचरितमानस की, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है और ये लिखी है तुलसीदास जी ने। क्लियर? याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? दैट इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। महाभारत इज द राइट वन, महाभारत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर?
ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन, सबसे जो है रॉक कट वास्तुकला कहाँ पे देखने को मिलता है? रॉक कट मतलब रॉक से बनाया हुआ एक आर्किटेक्चर, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पुराना, डेट इज़ द बिहार के अंदर। बिहार के अंदर कैसे? एक्चुअली वहाँ पे हमारी हैं केव्स, बाराबर केव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाराबर केव्स। और ये बाराबर केव्स जो बनाई किसने थी? दशरथ ने बनाई थी। ये दशरथ कौन है? ये आपका ग्रैंडसन है, किसका? ग्रैंडसन ऑफ अशोका, ग्रैंडसन ऑफ अशोका है। और ये दशरथ ने ये किसको दे दी थी? आजीविका सेक्ट को जो है गिफ्ट कर दी थी, वहाँ के लोगों को गिफ्ट कर दी थी आजीविका सेक्ट के, क्लियर। और यहाँ पे बाराबर केव्स के अंदर जो हैं किस टाइप की केव्स हैं, नाम है उनके, अलग अलग केव्स के नाम हैं। लोमास ऋषि केव्स हैं, सुदामा केव्स हैं, ठीक है, और करण चौपार केव्स हैं, करण चौपार केव्स हैं यहाँ पे, और विश्वा जोपरी केव्स हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द केव्स इन द बाराबर केव्स। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बिहार इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो हियर इज द बाराबर केव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुइज कैनाल जो होता है वो किसको कनेक्ट करता है? सुइज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करता है कनेक्ट रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। यहाँ पे देखो, हेयर इज अ सुइज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी और आपका रेड सी के बीच में, और एशिया और अफ्रीका के बीच में भी आपकी सुइज कैनाल देखने को मिलती है, याद रखिए। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको याद करना है, बैबल मंडेव। बैबल मंडेव किसको कनेक्ट करता है? आपका रेड सी को, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन के बाद यहाँ पे अरेबियन सी आता है, अरेबियन सी, क्लियर। रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेट ऑफ बैबल मंडेव, और ये क्रॉस करके गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करके जो है आपका अरेबियन सी को जो है कनेक्ट कर लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और यहाँ पे देखिए जी, आपका कील कैनाल भी आपको याद रखना है। कील कैनाल जो है आपकी किस में देखने को मिलती है? बिटवीन द नॉर्थ सी एंड द बाल्टिक सी। नॉर्थ सी और आपका बाल्टिक सी के बीच में आपकी कौन सी कैनाल है? कील कैनाल है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में कील कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है। इन ट्राइब्स को लगाना है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि कौन सा पेयर जो है आपके साथ कनेक्ट करता है, कौन सा नहीं करता। लिम्बो की अगर हम बात करते हैं तो लिम्बो आपका सिक्किम के अंदर है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लिम्बो सिक्किम के हैं। करबी जो है हिमाचल प्रदेश की, गलत, करबी जो है असम में है, क्लियर। और डोंगरिया बिल्कुल आपकी उड़ीसा में है, और बोंडा जो है ये भी आपकी उड़ीसा में देखने को आपको मिलती है। तो मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा आपका गलत हो गया। इसमें करेक्टली मैच पूछा था, ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, जो है 1 और 3, ये जो कौंड वाला इलाका है वो उड़ीसा में ही है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये बनेगा थर्ड वाला पार्ट, मतलब 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 और 3 आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 और 3 इज़ द राइट वन, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, इनमें से आपको बताने हैं मैमल्स, मैमल मतलब स्तनधारी, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स देखने को आपको मिलती हैं, वो आपके होते हैं मैमल्स। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर हम बात करते हैं सी काऊ की, सी काऊ इज़ द मैमल, बिल्कुल सही है। सी हॉर्स की अगर हम बात करते हैं, सी हॉर्स आपकी एक फ़िश का नाम है, मैरीन फ़िश है, पानी में रहने वाली फ़िश है ये। सी लाइन ये आपका जो है बिल्कुल मैमल है, तो मतलब 1 और 3 का बनेगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 1 और 3 इज़ द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स हैव द हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में देखने को आपको मिलता है? अगर मैं वैसे बात करता हूँ तो 82% के आसपास आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ अ लिक्विड एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर, लिक्विड एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर जो है आपका 82% देखने को आपको मिलता है नाइट्रोजन। बट यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यूरिया, यूरिया इज़ द करेक्ट आंसर। यूरिया जो है 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। यूरिया जो होता है NH2CO NH2, ये आपका फॉर्मूला है। यूरिया बनता कहाँ पे है? हमारे लीवर के अंदर बनता है थ्रू द ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से। यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने लैब के अंदर तैयार किया था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यूरिया इज़ द राइट वन, यूरिया इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। रेड डेटा बुक जो होती है ये किस चीज़ के बारे में हमें बताती है? रेड डेटा बुक जो छापता कौन है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
और ये रेड डेटा बुक छापता है और ये बताता क्या है हमें रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स, प्लांट, फंगस और कुछ लोकल सब स्पीशीज़ जो आपकी स्टेट और कंट्री के अंदर एसोसिएट करती हैं फॉर द कंजर्वेशन और डेट्स इट, क्लियर। और IUCN जो बना था वो आपका बना था 1965 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे इनके ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। तो रेड डेटा बुक बताता है हमें इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स के बारे में। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये कब लॉन्च करी गई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये लॉन्च करी गई थी 8 अगस्त 1942 को, क्लियर। और ये लॉन्च करी थी गांधी जी ने, क्योंकि इससे पहले आया था क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल के लिए 1942 में आया था और गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, मतलब आगे की डेट का चेक दे दिया गया है जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन है वो लड़खड़ा रहा था, जो है आज़ादी के लिए लड़खड़ा रहा था और ये हार रहा था क्योंकि जापान सभी जगह के ऊपर जीत रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए विंस्टन चर्चिल जो हैं आपके विंस्टन चर्चिल, क्लियर, विंस्टन चर्चिल जो हैं आपके कौन है यहाँ पे? विंस्टन चर्चिल जो हैं आपके वो हैं विंस्टन चर्चिल जो हैं आपके प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के उस टाइम पे 1942 में। तो इन्होंने भेजा था क्रिप्स को कि आप करो, और इसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बोला था और ये जो है ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुई थी बॉम्बे से 8 अगस्त को, और यहाँ पे INC ने लॉन्च करी थी इसको 9 अगस्त को, क्लियर। पहली बात तो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये लीडरलेस मूवमेंट है, इसका कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस मूवमेंट है। अगर लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता तो महात्मा गांधी को आप टिक कर सकते हैं, बट पहली प्रेफरेंस आपको लीडरलेस रखनी है। और ये किस टाइप का नेचर था? वायलेंट मूवमेंट थी, ये हिंसाजनक मूवमेंट थी, ये सभी जगह के ऊपर तबाही मची हुई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन इज द राइट वन, क्लियर। अब क्रिप्स ने बातें क्या रखी थी? क्रिप्स ने बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हमारे अंतर्गत रहोगे लेकिन पावर आपको मिल जाएंगी जैसे आपके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बना के देंगे जो आपका संविधान बनाएगी, लेकिन अगेन जीतने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद प्रिंसली स्टेट्स के पास जो है पावर होगी कि वो इंडिया और जो इंडिया में भी ज्वाइन कर सकता है और इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। प्रोविंसेस के पास पावर ये भी होगी कि वो सेपरेट इंडिया और इंडिया से अलग रह के अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर सकता है। और प्लस डिफेंस जो है ये हैंडल किया जाएगा आपका ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा। ये इन्होंने बातें बोली थी क्रिप्स प्रपोजल 1942 के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये साइमन कमीशन 27 में बना था, 28 में भारत में आया था। और ये आया किसके लिए था? एक्चुअली मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल डायरकी द्वय शासन में मतलब क्या था कि आपका द्वय शासन में मतलब क्या था? जो है आपका द्वय शासन में मतलब ये था कि आपकी ट्रांसफ़र और रिजर्व पावर रखी गई थी और इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था साइमन। और इसको हमने बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और इसकी डिस्कशन जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में देखने को आपको मिली थी। बेबल प्लान जिसे आप शिमला कॉन्फ्रेंस ने करवाई थी 45 में। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हमारा देश का संविधान बना है, 1946 में ये आया था और इसमें 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और आपका एवी अलेक्जेंडर था, क्लियर, ध्यान रखिए। और पैथिक लॉरेंस वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो है आपका देश में संविधान बनने लग गया था। 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दिन था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, इन स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कि ये करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज़ 5 ईयर, मतलब गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी जो टर्म है वो 5 साल है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका कि द टर्म जो हुआ गवर्नर की 5 साल होती है। ही कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ये तब तक रहता है जब तक इसका जो मतलब सक्सेसर होगा वो तब तक नहीं आएगा, तब तक बैठा रहेगा, बिल्कुल सही है। आपके संविधान में आर्टिकल 155 जो बताता है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और ये तब तक रहेगा जब राष्ट्रपति का इसको विश्वास मिलता रहता है। और 156 जो बताता है आपका 156 ये बताता है कि यहाँ पे जो है आपका अपॉइंटमेंट और आपकी जो है हटाने का प्रोसीजर बताता है आर्टिकल 156 के अंदर। और दूसरा बात करते हैं कि गवर्नर का कार्यकाल 5 साल होता है, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है।
अब बात यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, एक गवर्नर जो होता है 2 या 2 से स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बोला गया था, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर को हटाने का, गवर्नर को अपॉइंट करने का, गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रोसीजर हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 and 2 आर द करेक्ट वन, 1 and 2 आर द करेक्ट वन। रेस्पिरेटरी क्वोशंट के लिए इनमें से स्टेटमेंट आपको बताने की कौन सी आपकी करेक्ट है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो होता है वो ये होता है कि जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और कितना हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, तो डैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो ये बनेगा आपका 1 ऑप्शन। रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। हम 1 मिनट में कितना टाइम सांस लेते हैं, 16 से 18 बार जो है हम सांस लेते हैं 1 दिन में। और रेस्पिरेशन को मापने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है आपका स्पायरोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारा कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगटा में। मेडुला ऑब्लोंगटा में आपका जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी क्वोशंट ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा, यही आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज 1 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है आपका। देखिए जी, एक्चुअली क्या हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष में, एक्चुअली ये इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड त्रिपैर्टाइट स्ट्रगल। क्लियर, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसमें 3 लोग थे, आपके प्रतिहार थे, प्रतिहारा, ठीक है, और पाल वंश के राजा थे, और आपके राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अब एक्चुअली सीन क्या होता है, एक पर्सन है जशोवर्मन I, जशोवर्मन, ये जशोवर्मन जो है, इन्होंने एक किंगडम इस्टेब्लिश करी आपकी कहाँ पे, कन्नौज में किंगडम इस्टेब्लिश करी। और उसके बाद आपके 3-4 राजा और आते हैं, और ये आपका जो है 8वीं सदी तक, 8वीं सेंचुरी तक रूल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रूलर्स होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं जशोवर्मन के, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और कन्नौज को नहीं संभाल पाते। इसीलिए जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं ये आपके राजस्थान के, क्लियर, और पाल वंश बंगाल का, और बंगाल और बिहार का, क्लियर। राष्ट्रकूट जो हैं आपके मान्याखेता के, मान्याखेता, क्लियर, कर्नाटक में, मान्याखेता कर्नाटक के। तो ये आते हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि जो कन्नौज है आपका, कन्नौज यूपी के अंदर पड़ता है, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए तीनों लड़ते हैं, प्रतिहार, पाल और आपके राष्ट्रकूट लड़ते हैं। ये 200 ईयर्स तक जो है आपका ये स्ट्रगल चलता रहता है। फाइनली जो एंड होता है, ये गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं ये जीत लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार में एक रूलर होता है आपका नागभट्ट सेकंड जो है ये जीत लेता है, और ये अपनी कैपिटल जो है कन्नौज को कैपिटल बना लेता है, और ये 3 सेंचुरी तक आगे रूल करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से स्ट्रगल किसका नहीं है, तो चोल वंश का तो स्ट्रगल बिल्कुल ही नहीं है, तो तीनों का स्ट्रगल आ गया। तीनों में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ के राजा हैं ये। फिर आगे मैंने बता दिया लड़ाई किसकी थी, कन्नौज की लड़ाई थी। कन्नौज में फिर एंड में जीत कौन गया था, प्रतिहार जीत गए थे। ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। क्लियर, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है एट द एंड, जो ये आपको मैं PDF में डाल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग, डस्ट और स्मोक। मतलब सबसे जो लीस्ट स्कैटर्ड होता है आपका फॉग, डस्ट और स्मोक द्वारा, वो कौन सा कलर है, तो वो कलर है आपका रेड कलर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें दूर से दिख जाता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। क्लियर, तो इसीलिए लीस्ट स्कैटर्ड कौन सा है आपका, रेड है। आपको पता होगा विव ग्योर, क्लियर, ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड रेड है, और सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन सा है, मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होती है आपकी, वायलेट कलर की होती है, याद रखिए। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी इज़ द राइट वन। इनमें से 3 पिलर बताइए प्रोडक्शन के कौन से होते हैं। देखिए, पहली बात तो 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जिसमें आपका लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेज आते हैं। ये होते हैं 4 फैक्टर्स, जिसमें लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर से हमें मिलता है वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्राइजेस प्रॉफिट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट खाते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको पूछे हैं, वो कौन से हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपको और बताता हूँ। एक होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम और क्या कहते थे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारे पूरे देश की इनकम है, पूरे नेशनल्स की इनकम है, हमारे देश के नागरिकों की इनकम है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम।
एक होती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होती है ये होती है जितनी आपकी नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक व्यक्ति के पास कितना पैसा आया वो बताता है पर कैपिटा इनकम। ये हमें बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, हमारा देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है वो पर कैपिटा इनकम हमें बताती है। एक टर्म होती है जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं आपने एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने प्रोड्यूस करे हैं। जीडीपी हमें बताता है आपका जो है परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। डेवलपमेंट कौन बताता है, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया कि हमारे नेशनल्स की इनकम है, तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। नेम द एक्ट दैट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय इसमें कन्वर्ट किया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के दौरान इसको चेंज किया गया था। और 1858 का जो एक्ट है इसको हम और क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी हम इसको बुलाया जाता है। और ये जो गुड गवर्नेंस का एक्ट है ये क्वीन ने लॉन्च किया था, क्वीन ने बनाया था। और इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल निकाल के क्वीन के पास रूल आ चुका था आपका। क्वीन ने यहाँ पे 3 प्रोक्लेमेशन रखी थी। वो क्या रखी थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो आपका कैंसिल किया जाएगा, रिलीजियस इंटरफेरेंस जो है आपकी कैंसिल करी जाएगी, और सबको जो है इक्वलिटी दी जाएगी, सबको समानता दी जाएगी। ये इन्होंने वर्ड यूज़ किए थे। लेकिन तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ था कि आपकी रिलीजियस इंटरफेरेंस इन्होंने बंद कर दी थी, बाकी चीज़ें तो अभी भी चल रही थी। क्वीन ने बोला कि जो गवर्नर जनरल है वो वाइसरॉय बनेगा। अब गवर्नर जनरल जो होगा वो जो आपकी ब्रिटिश स्टेट्स हैं उनको देखेगा और प्रिंसली स्टेट्स को देखेगा आपका डेट इज़ वाइसरॉय। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय कौन था, डैट वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसीलिए क्योंकि 1857 का रिवोल्ट इसके टाइम पे हुआ था और ये गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। तो आंसर इसमें बी इज़ द राइट वन। और गुड गवर्नेंस एक्ट कहते हैं 1858 के एक्ट को। 1919 का एक्ट मैंने आपको बता दिया, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा जाता है, जिसमें हमने डायरकी की बात करी, द्वैत शासन की बात करी, ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर की बात करते हैं। 1909 के एक्ट को हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और मॉर्ले यहाँ पे सेक्रेटरी है, मिंटो यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय हैं। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे बात होती है, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। 35 के एक्ट को बोलते हैं आपका डेट इज़ न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी किसने बोला था इसको, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और 35 के एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बात करी थी, प्रोविंशियल डायरकी को ख़त्म करने की बात करी थी, ऑटोनॉमी देने की बात करी थी प्रोविंसेस के अंदर, और डायरकी जो लगाई जाएगी वो सेंटर में लगाई जाएगी। और आपका जो है आरबीआई बनेगा। क्लियर? आरबीआई बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आपको बनाई जाएगी, ये सारी बातें इन्होंने करी थी। 35 के एक्ट में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस जो पावर हैं, ऑर्डिनेंस पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थी ऑर्डिनेंस पावर। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज़ द राइट वन। तो यहाँ पे देखो जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या बोला गया, कंपनी का रूल खत्म, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया, ड्यूल गवर्नमेंट आपकी खत्म कर दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे बैठेगा, लंदन में बैठेगा। क्या होगा, जो वाइसरॉय होगा वो जवाब किसको देगा, सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी आगे क्वीन को जवाब देगा। क्लियर? और ये पॉलिटिकल हेड था इंडिया का। लॉर्ड कैनिंग आपके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने, चार्ल्स वुड जो हैं आपके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, द इन्फ्लेशन अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ राइज द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ द सप्लाई इज नोन एज। इन्फ्लेशन जो है आपका बढ़ रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ राइज द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ देयर सप्लाई इज नोन एज। देखिए जी क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका सप्लाई भी आपका कम हो रहा है। सप्लाई कम हो रहा है तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। क्यों हो रहा है ये कि, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इस इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि चीज़ें महंगी होगी, लेबर महंगी होगी, आपकी लैंड महंगी होगी, किराए बढ़ गए। क्लियर? ये सारी की सारी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन होगा वो 2 डिजिट में रहेगा और 3 डिजिट रहेगा पर एनम। 2 डिजिट और 3 डिजिट पर एनम रहेगा आपका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गैलोपिंग को हम और क्या कहते हैं, गैलोपिंग को हम और क्या कहते हैं, यहाँ पे जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर?
क्रीपिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो आपकी इन्फ्लेशन होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमारी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी है क्योंकि ये अप टू 5% की अगर मैं बात करता हूँ तो अप टू 5% आपकी होती है, दैट इज़ सिंगल डिजिट में रहती है ये, ठीक है। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्ट इन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, ये पास्ट इवेंट से देखने को आपको मिलती है और कुछ आपके जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपकी बढ़ गई, लाइक दिस, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, आपका आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के दो ही मकसद होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, क्लियर, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि प्राइस की स्टेबिलिटी रखना। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आपको फिलिप्स कर्व आप याद कीजिए। फिलिप्स कर्व जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन अगर कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इन द फिलिप्स कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पे देखिए जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है आपकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है जिसमें आपकी डिमांड बढ़ गई। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जो इन्फ्लेशन रेट होते हैं वहाँ पे आपने टेम्परेरी फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन 1000% पर ईयर, और इसमें आपकी जो रुपये की वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, रुपये की वैल्यू ज़ीरो हो गई। कॉस्ट पुश, कॉस्ट में बढ़ गया, आपके जो है चीज़ों में बढ़ गए। वेज इन्फ्लेशन, आपके रियल वेजेस की में जो है महंगाई हो गई। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आपकी प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो है आपके बढ़ चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अगला देखिए, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन असम टू ग्रो। देखिए जी क्या कह रहा है, असम के अंदर जो है आपके ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने किस चीज़ को उगाने की बात करी थी ज़बरदस्ती, और परसुएड किया था, मनाया भी था और फोर्स कल्टीवेशन भी करवाई थी। देखिए असम के अंदर मैं बात करता हूँ तो टी की इन्होंने करवाई थी, टी की प्रोडक्शन। जूट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर कहा था। जूट के लिए एक आपका ना रेवोल्यूशन याद करो, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है ये, ठीक है, जूट के लिए। अच्छा, गोल्डन एवोल्यूशन अकेला होगा एप्पल के लिए, फ्रूट्स के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए देखने को मिलेगा। शुगर केन की बात करता हूँ तो उन्होंने ज़बरदस्ती यूपी में, और वीट की बात करते हैं तो पंजाब में बोला था। कॉटन की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉटन बोला था दो जगह के ऊपर, महाराष्ट्र और पंजाब में। राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो राइस इन्होंने बोला था मद्रास में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, टी इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जी, ये 888 नीचे है, 16, 17, 18 आपका ऊपर है। जो नीचे वाला होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, क्लियर। और मास नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्लियर, ये याद रखना। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहा जाता है, आइसोटोप्स। आइसोटोन क्या होते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो इनके सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं जिनके सेम हो। आइसो बार की बात करते हैं तो जिनका मास नंबर क्या हो जा, सेम होगा। आइसो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट वन। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू। पहली बात तो आपको होमोलोगस का मतलब पता होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका सिमिलर एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन होता है, मतलब जैसे वो बच्चा बनता है तो सिमिलर एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन होगा, क्लियर। एक होते हैं एनालॉगस, यहाँ पे ओरिजिन सेम है, एक होते हैं एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, जिनका फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें वर्ड यूज़ करी हैं, फंक्शन अगर सिमिलर है तो एनालॉगस, और अगर एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन सेम है तो आपका होमोलोगस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो होगा, या ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूँ वो आपका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, क्लियर, डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल द फोर लिम्ब ऑफ द फ्रॉग, क्लियर, लिजर्ड, बर्ड, ये सारी चीज़ें, क्लियर। और बट इनका फंक्शन सबका डिफरेंट है, फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग का अलग है, लिजर्ड का अलग है, बर्ड का अलग है। एनालॉगस का मैंने बताया था कि फंक्शन इनका सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट,
जो विंग्स होते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट के, इनको उड़ने में आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बात करी है स्नेक के ऊपर पॉइजन ग्लैंड की। तो पॉइजन ग्लैंड जो स्नेक की होती है वो किसके साथ संबंधित है, आपकी होमोलोगस है, डेट इज सलाइवरी और ग्लैंड्स ऑफ द वर्टिब्रेट। तो मतलब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंट है दोनों का, ठीक है, दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, और दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एम्ब्रॉनिक ओरिजिन है वो सेम है। देखिए पॉइजन की बात करूं मैं स्नेक के अंदर, स्नेक के अंदर जो स्नेक जो पॉइजन छोड़ता है वो उसको हम कहते हैं डेट इज़ विनेमस मैटर कहा जाता है। और इसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं आपकी, दोनों जो होती हैं आपकी कहाँ पे लगी होती हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ अपर जॉ, यानी कि जो अपर जॉ होता है आपका स्नेक का वहाँ पे देखने को आपको मिलती है। और अपर जॉ को हम क्या कहते हैं, मैग्जिला। कहने का मतलब इनकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो मैग्जिला में होती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो और यहाँ पे देखिए जी, ये है आपका विनेमस, क्लियर, ये होता है आपका स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारी वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और स्नेक के अंदर जो है ये जो आई मीन टू से ये होता है यहाँ पे विनम होता है, क्लियर। स्नेक्स के अंदर जो होता है यहाँ पे जो है एक आपका वो पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड जैकोब्सन ऑर्गन। ये पूछा जाता है पेपर में, जैकोब्सन ऑर्गन भी पूछा जाता है। ये जैकोब्सन ऑर्गन जो होता है ये आपका जो स्मेलिंग एजेंट हो, स्मेलिंग की तरह काम करता है, स्मेल करते हैं, स्मेलिंग के लिए आपको हेल्प करता है ये, ठीक है, मतलब स्नेक को हेल्प करता है, ये याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा विनेमस जो जिसमें आपका जो होगा विनम होगा वो कौन सा सांप होता है, वो होता है किंग कोबरा, किंग कोबरा। और ये किंग कोबरा वही है जो नेस्ट बनाता है, नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी अगला पार्ट देखते हैं। वाई आर सच रिमार्क्स मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो पावर डैट द इंडियन पॉकेट पावर इज लार्जर डैट ऑफ द अमेरिकन पावर। देखिए जी क्या होता है, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, पॉकेट वीटो मतलब वीटो पावर आपके राष्ट्रपति के पास होती है। इंडियन पॉकेट वीटो क्या होती है कि राष्ट्रपति के पास बिल गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास चला गया। प्रेसिडेंट ने कोई ना हाँ किया ना तो ना किया, अपनी पॉकेट में अपने बेंच के ऊपर रखा पड़ा है, कोई देख भी नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दिया, तो डैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। मतलब राष्ट्रपति इस चीज़ को अल्टीमेट जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए ये रख सकता है अपने पास। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या होता है कि ये बिल जो होता है 10 दिन से ज़्यादा वो रख नहीं सकता, ये होता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी डिफरेंस होता है। और हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो भी होती है और सस्पेंसिव वीटो भी होती है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हो गया, लोकसभा राज्यसभा ने बिल पास किया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने हाँ या ना करना होता है, वो होती है एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास हुआ, राष्ट्रपति के पास जा गया तो राष्ट्रपति ने दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए बोला कि आप दोबारा से कंसीडर करो इस चीज़ को। जैसे उसने कंसीडर करने के लिए बोला तो दोबारा से बिल पास करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा चला जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग होता है कि इसको पास करना ज़रूरी है, क्लियर। अगर पहली बार बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ तो दूसरा बार जो बिल होता है वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पॉकेट वीटो के ऊपर, पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल फॉर द इनडेफिनिट पीरियड। ये ठीक है, मतलब नॉट टू टेक मतलब नॉट टू टेक नहीं है, मतलब बोल नहीं रहा वो, क्लियर। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज टू रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन विद इन द 30 days और इंडियन प्रेसिडेंट हैज 10 and 30 days, गलत हो गया, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है रिटर्न द बिल विद इन द 10 days, राष्ट्रपति इंडिया का 20 दिन में, गलत। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर मोर देन 10 days, वेयर इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इट इज़ नॉट सो। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है राष्ट्रपति रख सकता है वीटो, कौन, हमारे राष्ट्रपति रख सकते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के उसको दोबारा से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ ये है कि जो आपका राष्ट्रपति यूएस का है वो आपका बिल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा अगर उसने 10 दिन से ऊपर रख लिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। अगला देखिए जी, क्वेश्चन है द बिलीफ दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ विल परकुलेट डाउन टू ऑल द सेक्टर वाज नोन एज। देखिए क्या कह रहा है, अगर ग्रोथ हो रही है हमारे देश में, इंप्लॉयमेंट अगर मिल रही है, इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, काम मिल रहा है, तो सभी जगह के ऊपर हाई लेवल से लोअर लेवल तक जाना चाहिए। अगर ग्रोथ इस तरीके से हो रही है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं,
ट्रिकल डाउन थियरी इसको कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जिसमें जो पुअर पीपल होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है बेनिफिट खा लेते हैं, क्योंकि बेनिफिट मिलता है इनको, क्योंकि ये मार्केट जो होती है इनके लिए हेल्पफुल होती है। क्यों मार्केट हेल्पफुल होती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्कीम जो ट्रिकल डाउन थियरी में अगर हम बात करें, जैसे कि मुद्रा स्कीम की अगर मैं बात करूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें हमारा शिशु लोन है, किशोर लोन है, और आपका डेट इज़ तरुण लोन है। शिशु में 50,000 तक का लोन मिल सकता है, अप टू 50,000। किशोर में 50,000 से अप टू 5 लाख तक का, ठीक है। और तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का, मतलब 10 लाख रुपए मैक्सिमम आप इसमें लोन दे सकते हैं। स्टार्टअप स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ये भी आपका ट्रिकल डाउन थ्योरी में इसको हम बात करते हैं। क्लियर? ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है एक आइडिया है जो जिसके अंदर जो होता है टैक्स को हम ब्रेक करके, टैक्स को हम कम करके बेनिफिट दे देते हैं बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा और एट द एंड जो है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि काम मिलेगा, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। बट अगर हम ग्लोबली ट्रेंड देखते हैं तो ये उल्टा साबित होता है कि टैक्स अगर हम कट कर देते हैं तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करता, इनकम ग्रोथ कर देता है। और जो नो डाउट कि हाँ वेज ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो इसीलिए ट्रिकल डाउन जो है कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ट्रिकल डाउन थ्योरी इज द राइट वन। ये देखिए जी, ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या है कि रिच को और रिच करो, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपके जो वर्कर्स को काम मिलेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और आपका स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपका है तो उसमें इंडिया को किस चीज़ से हम बताते हैं कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? और एक टर्म होती है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ये फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन। फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन जो आपका इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हो गया कि ये टूट नहीं सकता। कंट्री जो होती है वो आपका इंटीग्रल पार्ट होती है, होल पार्ट होती है, और इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है हम फेडरल स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टेट जो है अलग हो सकती है, कभी भी अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल भी। जहाँ पे हाँ टूट सकती है, दो जोड़ के एक बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश से ही बाहर निकल जाए। और आर्टिकल 1 के अंदर ही आपका बताया गया है, आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है अमेरिका की तरह, हमारा जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स देखने को आपको मिलता है। ऑल्दो हमारे कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर जो है मोस्ट आपका प्रोमिनेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर, और बट स्ट्रॉन्ग आपका सेंटर देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्टेट्स मतलब स्टेट्स। क्लियर? अगर आपसे पूछा कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी स्टेट्स भी आ जाती है, यूनियन टेरिटरी भी आ जाती हैं, और कोई भी हमने एक्वायर किया हो, कोई भी जगह एक्वायर करी हो हमारे इंडिया ने, तो वो भी इसके अंदर आती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, जिसमें हम बात करते हैं नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दैट मीन्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स ये स्पेसिफाइड जो है पहले स्केड्यूल में देखने को मिलती हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होती है जिसके अंदर हम टेरिटरी ऑफ स्टेट्स और आपकी यूनियन टेरिटरी जब कोई भी हमने एक्वायर किया हो, वो हम जो मैंने आपको बताया था वो सब कुछ इसमें आता है। अगला देखिए जी, ये कुछ डेफिशिट्स के ऊपर क्वेश्चन है, घाटे के ऊपर क्वेश्चन है, किस तरीका का घाटा कैसे पड़ता है। रेवेन्यू डेफिशिट, राजस्व घाटा की अगर हम बात करते हैं, इसका घाटा मतलब क्या होगा कि एक्सपेंडिचर जो है आपका बढ़ गया, जो आपका रिसीव हुआ था आपको। क्लियर? रेवेन्यू डेफिशिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। प्राइमरी डेफिशिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बजट डेफिशिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, 2 ऑप्शन। फिजिकल डेफिशिट होता है बजट डेफिशिट माइनस बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन। तो 4, 1, 2, 3 बनेगा करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो समझ के आ जाती हैं चीज़ें, अगर आपने समझी हो पहले मेरे जो हमारे डेली लेक्चर्स होते हैं उसमें भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश में ट्विन डेफिशिट भी होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विन डेफिशिट? ट्विन डेफिशिट का मतलब होता है जो है आपका जो है करंट अकाउंट डेफिशिट, करंट अकाउंट डेफिशिट, ठीक है, और आपका करंट अकाउंट डेफिशिट के अलावा जो है फिजिकल डेफिशिट। क्लियर? ये याद रखिए, दीज आर कॉल्ड ट्विन डेफिशिट। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बीबी का मकबरा जो टॉम है औरंगजेब की वाइफ का, ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है? बीबी का मकबरा जो टॉम है ये देखने को मिलता है आपको औरंगाबाद के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर?
और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1668 के अंदर जो है ये बीबी का मकबरा बनाया गया था। बीबी का मकबरा बनाया गया था। बीबी जो है औरंगजेब की वाइफ डैट इज़ राबिया दुरानी का बनाया गया था। क्लियर। और इसको इरेक्ट किसने किया था? औरंगजेब और राबिया दुरानी के बेटे आजम शाह ने। आजम शाह ने जो है इसको इरेक्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आजम शाह ने जो है इसको इरेक्ट किया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आजम शाह ने जो है इसको इरेक्ट किया था। आजम शाह ने जो है इसको इरेक्ट किया था। क्लियर। और बाकी की बात करते हैं हम। देखिए पेपर में कई बार क्या क्वेश्चन आया था कि आजम शाह पेपर में नहीं आता ऑप्शन में, तो उसमें आपको जो टिक करना पड़ जाएगा वो आपको टिक करना पड़ जाएगा, डैट इज़ औरंगजेब टिक करना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो पेपर में जो है आपका यही आएगा, आई मीन यही ऑप्शन डालेंगे कि आजम शाह ही टिक डालेंगे, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, औरंगाबाद इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बनेगा आपका राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जैसे आगरा लिखा हुआ है, आगरा के अंदर जो है सिकंदरा के अंदर, सिकंदरा नियर आगरा, सिकंदरा नियर आगरा, वहाँ पे क्या है? अकबर का टॉम देखने को आपको मिलता है, अकबर टॉम देखने को मिलता है वहाँ पे। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं औरंगजेब के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई थी, कहाँ पे? दिल्ली में। मोती मस्जिद 3 है। आगरा में बनाई थी किसने? शाहजहाँ ने। और लाहौर में बनाई थी जहांगीर ने। औरंगजेब को दरवेश किंग भी कहते हैं और आपका जिंदा पीर भी कहते हैं। जजिया को री इम्पोज किया था इन्होंने। बैटल ऑफ धर्मत और समूहगढ़ की लड़ाई लड़ी थी, समूहगढ़ की लड़ाई लड़ी थी 1658 के अंदर, 1658 के अंदर। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, औरंगाबाद इज़ द राइट वन। अरेंज द इमरजेंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया इन द इंडियन पॉलिटिकली। देखिए जी, बात करते हैं यहाँ पे ये कब कैसे कैसे बना। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सबसे पुरानी ओल्ड यूनियन फेडरेशन है आपकी, और ये बनी थी आपकी 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को बनी थी। और ये बनी कहाँ पे थी? बॉम्बे के अंदर बनी थी। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो हैं इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्लियर। और दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल, ठीक है, दीवान चमन लाल जो हैं ये क्या थे? ये पहले सेक्रेटरी थे, द फर्स्ट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और इसके अलावा भी जो आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ये 2 लोग तो थे, इनके अलावा भी इनके नाम बहुत याद रखने, आपको पेपर में पूछे जाते हैं। NM जोशी भी इनके साथ थे। क्लियर। जोसेफ बैप्टिस्ता, जोसेफ बैप्टिस्ता, बाल गंगाधर तिलक, ये सब इन्वॉल्व थे आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। दूसरी बात करते हैं हिंदू मजदूर सभा, ये बनी थी आपकी 1948 के अंदर, और ये बनी थी न्यू दिल्ली के अंदर। अशोक मेहता, बासवान सिंह, बासवान सिंह, क्लियर, मणिबेन केरा, मणिबेन केरा कारा, इन्होंने बनवाई थी। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी लखनऊ के अंदर। शाहजानंद, शाहजानंद सरस्वती जी ने बनाई थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी 1927 में बना था। एडवाइस किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। किसने बनाया था? GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने बनवाया था 1927 न्यू दिल्ली के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है कि पहला कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना। तो पहला बना 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट, फिर 27 में आपका बना फिकी फोर्थ, और थर्ड में बना ऑल इंडिया किसान सभा 36 में, और फिर लास्ट में हिंदू मजदूर सभा 2, 1 4 3 2 बनेगा राइट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 4 3 2 इज द राइट वन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉट ए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पूछा है। पहली बात तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको हम प्लान करके नहीं चलते, जैसे कि आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर हो, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को हमने ग्रांट्स प्रोवाइड करी हो, कभी भी दे सकते हैं। सेंट्रल असिस्टेंस कभी भी देनी पड़ सकती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ये भी आपकी नॉन प्लान होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्सिडी की बात करूं मैं, ये नॉन प्लान होती हैं। ठीक है, आप लोन दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, PSUs को, और आपका पुलिस का खर्चा, इकोनॉमिक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो दीज आर ऑल द नॉन प्लान। तो इसमें नॉट पूछा था, तो ये तो तीनों हैं, तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देखो जी,
प्लान एंड नॉन प्लान, प्लान को प्लान करके चलेंगे, नॉन प्लान जो है आपका नहीं प्लान होगा। ये जो है ओवरेज जो है आपका कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। बस इतना याद रखिए कि ये गलत, ये फोटो मेरे से गलत लगी, हेड ऑफ डेवलपमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। बट अगर याद रखिए कि प्लान एक्सपेंडिचर आप प्लान करके चलते हैं, नॉन प्लान आपका नॉन प्लान होता है, मतलब आप प्लान करके नहीं चलते, कभी भी खर्चे सडनली आ सकते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें आपके लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? टू द लोकसभा। समझ आया आप लोगों को? टू द लोकसभा। अब एक्चुअली बात क्या होती है, देखिए लोकसभा की बात करें तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट आ गया। मतलब एग्जीक्यूटिव वाले जो जवाब देंगे वो लेजिस्लेचर वालों को देंगे, जाने कि जिन्होंने, मैं सपोज करो कि मैंने कानून बना दिया, ठीक है, मैंने कानून बना दिया कि आपको आज ये पूरा लेक्चर खत्म करना है, मैंने कानून बना दिया तो मैं लेजिस्लेचर हो गया। आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप एग्जीक्यूटिव में आ गए, ठीक है, आपके माँ बाप आ गए जुडिशरी में। समझ आया? अब एक चीज़ देखिए, जुडिशरी का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैंने आपको काम दिया तो आपको करना है, तो आप एग्जीक्यूटिव में आ गए। तो आपने क्या किया आज, मतलब ये 50 क्वेश्चन है, आपने 20 क्वेश्चन याद कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन मैंने तो आपको 50 बोले थे कि 50 पढ़ने हैं आपको ये वाले, ठीक है। तो आप में अब अगर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूँ आपसे कि भाई कितने क्वेश्चन याद किए हैं, तो आप कहेंगे सर 20। मैं कहूँगा मैंने तो 50 दिए थे। तो इसका मतलब जवाब कौन देगा? घर वाले थोड़ा जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट किसने करना था? आपने करना था। किसको जवाब देंगे? मेरे को। मैं कौन था? कानून बनाने वाला। मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। What was the name of the first newspaper to announce the partition of Bengal on 6 July 1905? देखिए वैसे तो पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन ये बातें होने लग गई थी आपकी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किसने किया था? पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका। तो ये हुआ था संजीवनी के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। संजीवनी किसका है? के मित्रा का। के मित्रा का जो है ये पेपर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। स्वराज की बात करते हैं। स्वराज से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। स्वराज वर्ड वाज क्वाइंड बाय दयानंद सरस्वती, जिन्हें आप मूल शंकर के नाम से हम जानते हैं। मूल शंकर जो आर्य समाज के फाउंडर हैं। स्वराज वर्ड 1906 कलकत्ता सेशन में यूज़ किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। स्वराज पार्टी बनी थी आपकी 1 जनवरी 1923 के अंदर। क्लियर? CR दास आपके प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन स्वराज से एक आपको याद करवा दूं, एक मैगजीन भी बनी थी आपकी स्वराज्या। एक आपकी जो है मैगजीन भी बनी थी स्वराज्या। क्लियर? ये स्वराज्या जो है आपकी मैगजीन किसने बनाई थी? डेट इज खासा सुब्बा राव। इन्होंने रखा था आपका स्वराज्या। स्वराज्या वीकली जो है आपकी मैगजीन थी, और इस वीकली मैगजीन को किसकी गाइडेंस में लॉन्च किया जाता था? C राजगोपालाचार्य की मैगजीन में लॉन्च किया जाता था। उसके बाद है कालांतर। कालांतर क्या है? ये एक ऐसे हैं, ये लिखे गए हैं ऐसे किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको आप कहते हैं बार्ड ऑफ बंगाल। क्लियर? और प्लस काबुली वाला पुस्तक इन्होंने लिखी है, और इन्होंने जो है नोबेल लॉरिएट हैं पहले, गीतांजलि पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, याद रखिए। उसके बाद आ गया आनंद बाजार पत्रिका। ये किसने लिखी थी? शिशिर कुमार घोष और उनके बेटे तुषार कांति घोष। बंगाली न्यूज़पेपर था ये, बंगाली न्यूज़पेपर 1876 में। याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा। संजीवनी इज द करेक्ट वन। पहली स्टेट बताइए इंडिया की कौन सी बनी थी लैंग्वेज बेसिस के ऊपर? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज बेसिस का जो आइडिया है 48 में स्टार्ट हो गया था आपका। एक्चुअली जो हमने रीऑर्गेनाइज करवाया था स्टेट्स को, SK धार कमीशन ने पहली बार आपको बोला था कि स्टेट्स बनाई जाएं। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, जैसे आपकी पहले स्टेट्स काम करती जा रही हैं, वैसी वैसी आप बना दो। इस रिपोर्ट को कैंसिल किया JVP कमेटी ने। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारामैया ने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद 53 के अंदर जो है एक पर्सन थे पोटी श्रीमलू, जो आपके तेलुगु स्पीकिंग थे, और इन्होंने बोला था कि हमें एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाई जाए, आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो ये 56 डेज तक इन्होंने फास्ट रखा और इनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1953 में एक कमीशन बैठा, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? फजल अली ही थे, और इनके साथ 2 लोग थे, KM पानिकर और HN कुंजरू।
ठीक है, ये 3 लोग थे और इसके अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो है हमारा पूरा देश डिवाइड हुआ। और पहली स्टेट कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग लोग थे और मद्रास स्टेट से ये अलग हुआ था, क्योंकि मद्रास में उस टाइम पे तेलुगु प्लस तमिल वाले लोग थे। याद रखिए, आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। एक अमेंडमेंट याद रखो, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसके अंदर हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था। इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में आपका पूरा देश डिवाइड हुआ था। आंसर इज सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है कौन पब्लिश करता है? पहली बात में अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट कौन सा होता है आपका? इकोनॉमिक अफेयर्स का। इकोनॉमिक अफेयर्स का ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। क्लियर? और ये हर साल जो है यूनियन बजट से पहले जो है आपका क्या चीज़ आती है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करते हैं, जो एट प्रेजेंट जो है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक बार जो है क्रॉस चेक कर लेना। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ द करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, जिसके अंदर 3 रिवर्स का पानी पाकिस्तान को दिया गया था, वो 3 नदियाँ कौन सी थी? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, जिसमें 3 नदियों का पानी, रावी, ब्यास और सतलज का पानी मिल गया था इंडिया को। इंडस झेलम और चिनाब का पानी मिला था किसको? पाकिस्तान को। तो यहाँ पे पाकिस्तान का ही पूछा गया था, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये ट्रीटी जो हुई थी आपकी जो है वर्ल्ड बैंक के इंटरमीडिएशन से बनी थी। सितंबर 1960 के बीच में वर्ल्ड बैंक इंटरमीडिएटर था। इंडिया की साइड से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की साइड से कौन थे? आयूब खान। क्लियर? जिसके अकॉर्डिंग जो है वेस्टर्न रिवर्स का पानी, चेनाब, झेलम और इंडस का पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। ईस्टर्न रिवर्स का पानी सतलज, रावी, ब्यास का इंडिया को दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो है आपको पता होनी चाहिए, इसकी जो है लोकेशंस नॉर्थ टू साउथ आपको पता होना चाहिए 5 रिवर्स की। पहले आती है झेलम, देन आती है चेनाब, देन रावी, देन ब्यास और देन सतलुज। यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है ये आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसे आप नीलम गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं, वो झेलम रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलता है। और झेलम रिवर का नाम जो है आपका ऋग्वेदिक एज में क्या था? वितास्ता। क्लियर? चेनाब रिवर का नाम था असिकनी और जो है रावी रिवर का नाम था पुरुषनी। क्लियर? सतलज का क्या नाम था? सतुद्री। और ब्यास का जो नाम था वो था विपास। ये भी आपको याद रखना है। 5 ऋग्वेदिक नेम भी आपको याद रखने हैं। और इंडस मतलब सिंधु, याद रखिए। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है आपकी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। देखिए सेकुलर आपके थे, मतलब किसी भी धर्म को ऐसे नहीं कि मानते थे, हाँ, बट रिलीजियस सेंटिमेंट से नेचर की पूजा करते थे। नेचर में ही मूर्ति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस और जो है आपकी जो है पशुपति महादेव मेल गॉड के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेम्पल्स नहीं थे, ये ध्यान रखना। क्लियर? ड्यूरिंग द पीरियड द कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडिया। बिल्कुल सही है। कॉटन सबसे ज़्यादा पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन है और सबसे ज़्यादा यहीं पे उगाई जाती थी। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हैं? यहाँ पे करेक्ट बन जाती हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज़ द राइट वन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कॉटन के साइंस हमें सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिले हैं? मेहरगढ़ कॉटन जो है वो आपकी वर्ल्ड की बेस्ट एग्जाम्पल बनती है। आंसर इसमें डी, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंडिया फॉर इंडियंस, ये बुक जो है ये किसने लिखी है? देखिए एक बुक भी है और एक ये क्वेश्चन आपका उसमें भी आता है, स्लोगन में भी। बुक की अगर मैं बात करता हूं तो बुक जो है इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो लिखी है चित्तरंजन दास जी ने, CR दास जी ने। आंसर इसमें पहले टिक करेंगे हम, ए ऑप्शन। इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, जिनको आप मूल शंकर भी कहते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज वर्ड दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने गो बैक टू वेदास का वर्ड भी यूज़ किया था। CR दास, चित्तरंजन दास, मैंने आपको बताया था अभी 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे आपके? CR दास। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के अंदर। याद रखिए। MG रनाडे जो हैं बाल गंगाधर तिलक
और गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जो हैं पॉलिटिकल गुरु कौन है, एमजी अर्नाडे। पूना सार्वजनिक सभा के साथ लिंक करते हैं। फादर ऑफ रेनेसा ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। क्लियर। पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने बनाई थी 1870 के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। वीडी सावरकर, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 के लिए इन्होंने बुक लिखी थी और डेट्स इट। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी आर दास इज द राइट वन। राव वोल्फिया वोमिटोरिया जो है हिमालयन रेंजेस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ रेसर पाइन रेफर्स टू, मतलब ये जो है ग्रो करी जाती है हिमालयन रेंजेस के अंदर, जिसके अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन होती है रेसर पाइन की। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन याद कीजिए, मैं आपको बताऊं। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये एक सिंगल स्पीशीज जिसके अंदर जो है हाई डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलती है जेनेटिक लेवल के ऊपर। जेनेटिक लेवल के ऊपर हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस के अंदर जो है शो होती है ये। और ये मेडिसिनल प्लांट है आपका राव वोल्फिया वोमिटोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी जो है आपकी स्पीशीज लेवल के अगर ऊपर होती है उसको, जैसे कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो है आपकी, वेस्टर्न घाट के अंदर स्पीशीज ज़्यादा होती हैं एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम के ऊपर होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव और कोरल रीफ। यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरीके की आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और ये जो होती है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी और भी होती हैं। अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कोई आपकी जो है पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक जो है स्पीशीज़ अगर आपको मिलती हो तो डैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डाइवर्सिटी। मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी उसको हम कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे दो हैबिटेट अगर मिलते हैं, स्पीशीज कॉम्पोजिशन बनती है, तो वो इसको हम कहते हैं। गामा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, गामा डाइवर्सिटी की बात होती है ओवरऑल नंबर ऑफ स्पीशीज़ की अगर हम बात करें विद इन द रीजन, तो वो होती है आपकी गामा डाइवर्सिटी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली बात तो क्यों गलत है, क्योंकि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होते हैं और जो है आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। क्लियर, ये याद रखिए। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला गलत हो गया, तो सीधा पहले तो इसको टिक करो, गलत हो गया, तो इसका मतलब सीधा बी ऑप्शन बनेगा। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक बैठे रहेंगे, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है राष्ट्रपति साथ टाइम टू टाइम जो है आपका कम्युनिकेट करता रहता है लेजिस्लेशन के लिए, ये भी आपका पॉइंट सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन सही बनेगा, राइट आंसर। सेकंड और थर्ड इज द राइट वन। क्लियर, ए आपका गलत था। साराबंदी मूवमेंट जो आपका 1922 के अंदर देखने को मिली थी, किसकी लीडरशिप में देखने को आपको मिली। साराबंदी मूवमेंट जो है आपका एक्चुअली क्या था, नो टैक्स कैंपेन थी 1922 के अंदर, और इसको लीड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लीड किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसमें जो पेजेंट थे जो आपके किसान थे, उन्होंने बोला था कि हम टैक्स को पे नहीं करेंगे, ये वर्ड यूज़ किया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। टैक्स के लिए आपका जो है बारदोली सत्याग्रह भी किया गया था। बारदोली सत्याग्रह 28 में गुजरात में हुआ था, और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल मिला था सरदार का, और ये टाइटल किसने दिया था, गांव की महिलाओं ने, द फीमेल्स ऑफ द बारदोली विलेज। क्लियर, अगर फीमेल ऑप्शन में नहीं आता तो महात्मा गांधी को आप टिक कर सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। चित्तरंजन दास हमने डिस्कस कर लिया है। और राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है, इंडिया डिवाइडेड। और हमारे देश के पहले जो हैं ये राष्ट्रपति रहे हैं, लगातार 2 बार बने हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट में ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और गांधी ऑफ बिहार किसे कहते हैं हम, राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है आपके जो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बने थे 11 दिसंबर को। क्लियर, ये याद रखने हैं स्टेटमेंट सारी की सारी। लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं तो इनको पंजाब केसरी के नाम से बुलाते हैं। लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया था, ऑर्डर दिया था स्कॉट ने, जिसका बदला भगत सिंह जी ने लिया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला देखिए जी, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। देखिए, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हैं तो उनका रेजोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके चेयरमैन को हटाना है तो उसी सदन से स्टार्ट होगा, पहले राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके इसको हटाया जाएगा। लेकिन रेजोल्यूशन स्टार्ट हमेशा राज्यसभा से ही होगा और इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, जितने प्रेजेंट है और उसका 50% + 1। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, राज्यसभा एलोन। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनको अपॉइंट करता कौन है, मतलब इनका इलेक्शन कैसे होता है, ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इनको वोट करते हैं। पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के लोग, ठीक है। और ऑल वर्ड का मतलब यहाँ पे होगा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, दोनों लोग वोट करते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, राज्यसभा एलोन इज द राइट वन। मंडल कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो मंडल कमीशन जो है आपका किस टाइम आया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मंडल कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1978 में आपका बना था मंडल कमीशन, जनता पार्टी के टाइम पे, और इन्होंने जो है फॉर्मेशन किया था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है इन्होंने जो है यहाँ पे अनाउंस किया था। और इसमें जो आपके चेयरमैन बनाए गए थे वो बनाए गए थे बीपी मंडल जो है आपके चेयरमैन बनाए गए थे यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज मोरारजी देसाई के टाइम पे आपको देखने को मिला था। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1980 के अंदर जो है एक मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उस टाइम प्रेसिडेंट थे आपके NS रेड्डी, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया सोशल और बैकवर्ड क्लास के लिए भी ये बात कर सकता है। फिर आपका 1990 के अंदर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि हाँ जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको पास कर दिया जाए, और जिससे आपने देखने को मिला जो उत्तर भारत में बहुत सारे जो है वायलेंट ऑब्जेक्शंस भी आपको देखने को आपको मिली थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है सेटअप कब किया गया था, 1953 में सेटअप किया गया था काका कालेकर द्वारा। क्लियर, काका कालेकर द्वारा, और इसको हम कालेकर कमीशन भी इसको कहते हैं। और 1990 के अंदर जो वीपी सिंह की जो रिकमेंडेशन थी वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एक आपको और बता देता हूँ, इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1992 में हुआ था, जिसमें इन्होंने बोला था 27% कोटा जो होगा वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया जाएगा, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया जाएगा कोटा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ पे भारत रत्न मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो हायर एज में जो है ये क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जो एक्टिविस्ट प्राइम मिनिस्टर 77 से 79 में, पहले प्रेसिडेंट जो इंडिया के नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे, और जो है आपके चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के, होम मिनिस्टर, फाइनेंस में, सारी पोस्ट इन्होंने जो है करके रखी हुई हैं। भारत रत्न जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1991 में इनको मिला था। अगला देखिए जी, मधुबनी के ऊपर क्वेश्चन है। मधुबनी जो एक स्टाइल है फोक पेंटिंग का, ये कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलता है, मधुबनी देखने को मिलता है आपका बिहार के अंदर, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, बिहार के अंदर हिंदू पेंटिंग होती हैं ये। क्लियर, जो मिथिला रीजन है आपका, मिथिला रीजन है, वहाँ पे देखने को आपको मिलती है नेपाल के अंदर, बिहार के अंदर। क्लियर, ये देखने को आपको मिलती है। ये जो पेंटिंग है ना, ये हाथों द्वारा करी गई है, फिंगर्स द्वारा करी गई है, और इसमें कोई भी ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, और ट्विग्स को, लकड़ी वाला टुकड़ा वगैरह, मैच स्टिक, इनसे हम करते हैं। और इसमें जो कलर यूज़ होते हैं ना, नेचुरल डाइज यूज़ होती हैं, नेचुरल कलर। क्लियर, पिगमेंट्स वगैरह। और ये जो है भगवान कृष्ण के लिए ज़्यादा होती हैं, वैसे तो कोई भी बना सकता है, बट अदरवाइज़ ये भगवानों की ऊपर जो है मेन होती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग, बिहार के अंदर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, मतलब इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो वो कौन सा होता है आपका, वायरस। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वायरस इज द करेक्ट आंसर। आउटर लेयर को प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं, और बाहर स्पाइक्स होती हैं, अंदर जीनोम होता है, फॉस्फोलिपिड एम्बलप होता है। वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। और पहला वायरस ढूंढा था आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, किसने ढूंढा था, एवेनोवस्की ने ढूंढा था। एवेनोवस्की इज कॉल्ड द फादर ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है इनको। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइकन की अगर हम बात करते हैं, लाइकन जो आपका एल्गी और फंगस की एसोसिएशन से बनता है, और लाइकन अगर हवा में नहीं है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन चल रहा है, और वो कौन सा, सल्फर पोल्यूशन। क्लियर, और अगर लाइकन हवा में अगर लाइकन जो है आपका प्रेजेंट है, अगर लाइकन प्रेजेंट है तो वहाँ पे कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रेजेंट है तो कोई पोल्यूशन नहीं है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, एल्गी की स्टडी की बात करते हैं तो फाइकोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वायरस इज द करेक्ट वन।
इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं, आपके कानूनी मतलब आपके धर्म के लॉ होते हैं, उनसे उठ के अगर आप जो है गवर्नमेंट की साइड से जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब आपके पर्सनल लॉज यहाँ पे अबॉलिश कर दिए जाएंगे, ये होता है। और ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 44 के अंदर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सिर्फ एक ही स्टेट में लगा हुआ है, गोवा के अंदर कोई भी आपके पर्सनल लॉ नहीं चलते। क्लियर। 49 की अगर हम बात करते हैं तो 49 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स, यानी कि मोनूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको। 45 में 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, सॉरी स्टेट्स जिम्मेदारी लेता है और ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 46 में क्या बात करता है? स्पेशल केयर टू द बैकवर्ड क्लास और द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC और STs के लिए। क्लियर। खास करके एजुकेशन और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 46 में बताता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर। तो जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीज़ें इसके अंदर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज? प्रछन्न बेरोजगारी जिसमें एक काम को करने में 10 लोग लगे हुए हैं, 5 की जरूरत है, जिसके अंदर क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी लेबर की वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलता है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लोग हैं, ये एक भी कर सकता है। यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे ये बैठी है, खड़ी हैं आंटी, ये भी खड़ी हैं, तो मतलब 2-3 कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइन बना के काम किया जाए। क्लियर। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बताइए वर्ल्ड के अंदर जो अबव द सी लेवल जो है, कौन सी लंबी आपकी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है? यहाँ पे माउंटेन रेंज देखने को मिलती है आपकी कौन सी? दैट इज द एंडीज माउंटेन। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एंडीज माउंटेन जो है सी लेवल से सबसे ऊपर जो है देखने को आपको मिलती हैं। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम जो होता है जिसे हम कहते हैं ओशन रिज, ओशन रिज कहते हैं। और ये सी फ्लोर के अंदर देखने को मिलता है 5 ओशंस के अंदर, जिसमें आपका मिडल अटलांटिक रिज वगैरह भी आते हैं। लेकिन माउंटेन रेंज अगर अबव द सी लेवल की बात करी जाए तो वो एंडीज माउंटेन आती हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एंडीज माउंटेन कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका के अंदर देखने को आपको मिलती है। क्लियर, याद रखिए। हिमालयाज एशिया के अंदर देखने को मिलती हैं। हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। और यंगेस्ट फोल्ड, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो आपका 8848.86 जो है आपकी मीटर लंबाई है इसकी। एल्प्स माउंटेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यूरोप के अंदर है, यूरोप के अंदर। पायरनीज माउंटेन की बात करें ये भी आपकी यूरोप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एंडीज माउंटेन, सो हेयर इज द एंडीज माउंटेन। नदर्न पार्ट हो गया आपका, सेंट्रल पार्ट हो गया और आपका सदर्न पार्ट हो जाता है, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू और कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, ये सारी चिले, ये सारी कंट्रीज आती हैं आपकी। डैट इज़ इन द जो है आपका पार्ट एंडीज़ वाला पार्ट। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक ब्राज़ील कंट्री है हमारी। ब्राज़ील के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अमेजॉन फॉरेस्ट देखने को आपको मिलते हैं। अमेजॉन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, पत्ती सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपका लिंक करता है किन रिवर्स के साथ? पत्ती सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये देखने को मिलता है आपका बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गोदावरी रिवर और आपका कृष्णा रिवर के पास, विजयवाड़ा कृष्णा रिवर के पास होता है, तो बीच में आपको देखने को मिलता है आपका पत्ती सीमा। यहाँ पे आपका पोलावरम प्रोजेक्ट आपका गोदावरी रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलता है, पोलावरम प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और पोलावरम देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं आपको, एक पूछा था कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी आपका गोदावरी रिवर के ऊपर है और डेट इज़ इन द तेलंगाना के अंदर देखने को आपको मिलता है। समझ आया आप लोगों को? तो ये याद रखना, आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। गोदावरी जो है आपका जो है त्रिम्बकेश्वर प्लेटू नासिक महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। कृष्णा आपका महाबलेश्वर प्लेटू जो आपका जो मुंबई के अंदर है, वहाँ से महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ से स्टार्ट होती है। दोनों मिलते हैं आंध्र प्रदेश के पास और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में एक लेक होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेरू लेक। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है आपका 4 जगह के ऊपर। स्टार्ट ब्रह्मगिरी रेंज से होती है कर्नाटक से, केरल में डिस्प्यूट है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी के अंदर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तुंगभद्रा के किनारे पे आपका एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, ये आपको याद रखना है, क्लियर।
महानदी के ऊपर एक डैम है हीराकुद डैम जो उड़ीसा के अंदर है। सोन रिवर छोड़ो, नर्मदा जो है आपका सेंट्रल रिवर है, बिल्कुल आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड करती है। नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है। जो है आपकी नर्मदा, ताप्ती और जो है आपका साबरमती और माही, ये 4 नदियां हैं जो आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। विच पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज नोन एज। देखिए डिफरेंट पावर जो शेयर करी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहा जाता है सेपरेशन ऑफ द पावर। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि जो पावर होती है वो शेयर करी जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी के बीच में। एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसको हम कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में देखने को आपको मिलती है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और ये तीनों ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं पावर शेयरिंग के अंदर, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये पावर जो होती है सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये सेपरेशन ऑफ पावर ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आपकी मिलकर एक जो है जो सरकार चलाते हैं उसको हम कहते हैं कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। शिव केव्स, शिव गुफा जो होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। शिव केव जो है जहाँ पे त्रिमूर्ति आपको देखने को मिलती है शिव भगवान की, और ये देखने को मिलती है आपको एलिफेंट केव्स के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एलिफेंट केव्स जो है राष्ट्रकूट वंश ने जो है बनाई थी, राष्ट्रकूट वंश ने, और लॉर्ड शिव के लिए प्राइमरी डेडिकेटेड है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट आपकी केव्स भी देखने को मिलती हैं। बादामी केव्स की बात करें तो बादामी ही के लिए मैं बात करूँगा। बादामी जो है, बादामी को बातापी भी कहते हैं, चालुक्य की कैपिटल है ये, क्लियर। और चालुक्यन कैपिटल है। पुलाकेशिन II ने हराया था किसको, हर्षवर्धन को, जब वो चालुक्य वंश मतलब साउथ इंडिया में रूल करने आ रहा था। हर्षवर्धन को हराया और इसका वर्णन किया गया रवि कृति की इंस्क्रिप्शन में, और ये आहियोल इंस्क्रिप्शन में किया गया, क्लियर। याद रखिए पुलाकेशिन II को भी हराया गया। किसने हराया था, नरसिम्हा वर्मन I ने, जो पल्लव वंश का राजा था, और इन्होंने टाइटल दिया था वातापी कोंडा। किसने, नरसिम्हा वर्मन I ने टाइटल लिया था वातापी कोंडा। और एलोरा केव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एलोरा केव्स जो हैं इसके अंदर तीन जो है धर्म की, 17 हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म मतलब 12 बुद्धिस्ट की हैं, और आपकी 5 जो हैं वो जैन टेम्पल की देखने को मिलती हैं एलोरा। और एलोरा जो है आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है एलोरा केव्स। अजंता केव्स की बात करते हैं तो अजंता केव्स जो हैं 30 की 30 केव्स आपकी बुद्धिस्ट केव है, यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, और बुद्धिस्ट में भी आपकी लिखी हुई है प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध, यानी कि जातक टेल्स लिखी गई हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। एलिफेंट केव इज द करेक्ट आंसर। एलिफेंट केव्स यहाँ पे, घरीपुरी आइलैंड, द एलिफेंट केव, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता। पहली बात तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड लोग वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर किसके, लोकसभा के। इलेक्टेड मेंबर किसके, राज्यसभा के। इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट करते हैं। और आपकी दिल्ली और पुडुचेरी के लिए स्पेशल अमेंडमेंट हुई थी 70th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी आपने ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्लियर। सभी के इलेक्टेड लोग वोट करते हैं। पहली बात तो नॉमिनेटेड लोग कोई वोट नहीं करता। दूसरी बात स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं करती, समझ आया। तो इसने पूछा गया था कि कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये तो करते हैं, राज्यसभा के ये भी आपके करते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं करते। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि काउंसिल तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है आप मुझे पूछें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।